नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, ध्येय आईएएस कोचिंग द्वारा यूपी पीसीएस का जो टेस्ट पेपर कराया गया है उसमें से हम लोगों ने 3 सेट कंप्लीट किए थे। आज जो है इसका चौथा सेट लेके हम आए हैं और यह जो है पूरी तरह से राज्य के प्रश्न इसमें हैं। राज्य के टोटल 150 प्रश्न। और आज जो है इसका पहला भाग है। पहले भाग में हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट भाग में भी देखते रहेंगे। देखिए, जीएस वर्ड और ध्येय आईएएस कोचिंग द्वारा जो भी टेस्ट पेपर कराया गया है वो क्रमबद्ध ऐसे चलता रहेगा। और पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ, अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन जल्दी ही आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थोड़ी व्यस्तता की वजह से नहीं मिल पाया था। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा जो है कानून बनाने की प्रक्रिया में पहली बार जो है भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? तो बताइए आप लोग, ऐसा कौन सा अधिनियम था जब जो है भारतीयों को भी शामिल किया गया कानून बनाने में? तो वो था 1861 का अधिनियम, 1861 का भारत प्रसिद्ध अधिनियम। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है कथन और कारण। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था अभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण का प्रश्न है। कथन देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रस्तावित संघीय व्यवस्था जो है वह कभी अस्तित्व में नहीं आ पाई। तो क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है, देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। यह कथन भी जो है पूरी तरीके से सही है और एक दूसरे को डिफाइन भी कर रहे हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की समितियां और उसके अध्यक्ष, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार मैच द फॉलोइंग करके आता है। तो बताइए, संघ शक्ति समिति किसकी है? संघ में आप हम लोगों को पता है जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि प्रांत की बात कहीं आती है तो वो सरदार पटेल। पहला दूसरे से हो गया। प्रक्रिया नियम कौन बनाता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कार्य संचालन के.एम. मुंशी थे। तो ये सभी जो है मैच हैं। तो इस प्रकार क्या होगा? 1 2 3 4 से जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के आधार पर हुआ था? महत्वपूर्ण फैक्ट है और कई बार आ भी चुका है, उम्मीद है सबको आता भी होगा। संविधान सभा का गठन किसके थ्रू हुआ था? तो बताइए, वो थे कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया था उसके थ्रू किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एग्जैक्ट डेट दिए गए हैं और आपको बताना है। देखिए, कुछ डेट बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वही डेट जो है यहाँ पे समाहित करके प्रश्न में बनाए भी गए हैं। पहला है संविधान सभा की पहली बैठक। महत्वपूर्ण डेट है, आप लोग एकदम रिमेंबर रखिए। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, याद रखें। दूसरा है उद्देश्य प्रस्ताव का पेश किया जाना। यह 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। यह भी सही है। तीसरा है राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाना। यह गलत है। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाना यह 24 जनवरी नहीं थी, बल्कि कौन सा डेट था? बल्कि 22 जुलाई था। 22 जुलाई 1947 को। तो ये पूरा डेट जो है गलत है। उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। तो यह 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस प्रकार हम लोगों का सही क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख जो है राज्यों के संघ के रूप में किया गया है। इसका आशय क्या है? तो बताइए। देखिए, इसका आशय है किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अर्थात आप लोगों को पता होगा, जो हम लोगों का ये अखंड भारत है, इसमें से किसी भी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है। चाहे वो कुछ भी कर लें, लेकिन वो अलग नहीं हो सकते। उन्हें जो है हम लोगों के संविधान के दायरे में रह के ही कार्य करना है। यही है अनुच्छेद 1 जो कहता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध किया गया है? बताइए, किसके लिए किया गया है अनुच्छेद 371 ख? देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप जो विशेष अनुच्छेद जो विशेष उपबंध बनाए गए हैं, अनुच्छेद जो है 371, इसमें आप देखेंगे तो इसके सब क्लास में कई
कैटेगरी दी गई है और वहाँ पे अलग अलग राज्यों को दिया गया है और पूछा भी गया था, तो इसलिए आप इसे याद रखें, रिमेंबर रखें, कभी भी ना भूलें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न लगभग आते रहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? 371 ख में असम है। असम के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए। देखिए, संविधान के भाग आपको याद होने चाहिए। संघ सरकार भाग 5 में, जी हाँ सही है, संघ सरकार जो है भाग 5 में है। सहकारी समितियां भाग 9 के क में, जी हाँ ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये भाग 9 क में न होके 9 ख में है। अच्छा, 9 क में क्या है? 9 क में जो है नगर पालिकाएं हैं। क्या है? नगर पालिकाएं, पालिकाएं। उसके बाद राजभाषा जो है वो भाग 17 में समाहित किया गया है और संविधान संशोधन भाग 20 में। तो इस प्रकार जो है हम लोगों का गलत ढूंढना था, वो था सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, फिर से 2 सूची दी गई है, उन्हें मैच कराना है। विशेषता दिया गया है, कहाँ से लिया गया है और स्रोत किस देश से उठाया गया है। उपराष्ट्रपति का पद, तो बताइए किससे लिया गया है? यह जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ए में 2 होगा। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, यह कहाँ से लिया गया? यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, 1 होगा। उसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, इसके लिए 4 होगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह जापान के संविधान से लिया गया है, 3 होगा। तो इस प्रकार अगर हम कूट देखें तो 2143 होगा, तो 2143 सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है उपरोक्त कथन किस वाद में कहा था? तो बताइए किस में कहा गया था? देखिए, यह कथन जो है मिनर्वा मिल्स वाद में हुआ था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मिनर्वा मिल्स वाद कब का है? यह 1980 में हुआ था। 1980 में यह कथन कहा गया था, भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो कोई कथन होता है ना, अगर महत्वपूर्ण कथन है, महत्वपूर्ण सेक्शन के लिए लिया गया है, तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण बन भी जाता है। वैसे उनके सभी जो कथन होते हैं वो अभिलेखी होते हैं, लेकिन कुछ मामले में वो बड़े डिसीजन जो होते हैं वो हमेशा प्रश्न बनते रहते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है मतदान करने की उम्र को जो है 21 वर्ष से घटाकर, कितने वर्ष से? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो यह जो है कब का है? बताइए ये कब किया गया था? यह 1989 में। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और कौन सा संशोधन था? 61वां था, 61वां संविधान संशोधन था, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जो है अनुच्छेद गांधीवादी विचारधारा से संबंधित नहीं है? देखिए, आपको बता दें, डीपीएसपी का जो अनुच्छेद हैं वो अलग अलग मानसिकता के लिए अलग अलग डिफाइन किए गए हैं। कुछ अनुच्छेद गांधीवादी हैं, कुछ जो है सामाजिक हैं, और कुछ जो है ग्रामीण परिवेश के हैं, कुछ पर्यावरण के लिए हैं, कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय हैं। तो देखिए, अलग अलग आर्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहे हैं उन्हें आप जरूर से एक बार याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा होगा? देखिए, इसमें हम लोग अगर पहले आर्टिकल से देखें तो आर्टिकल जो है 40 है। 40 में क्या है? 40 में देखिए ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। तो ग्राम पंचायत जो है किसके अंडर में है? ग्राम पंचायत अर्थात किसकी विचारधारा है? महात्मा गांधी जी की विचारधारा पहले से ही थी, वो ग्रामीण विचारधारा से संबंधित थी, तो ये तो इसमें समाहित होगा। फिर है अनुच्छेद 43B। अनुच्छेद 43B क्या कहता है? यह इसमें सहकारी समितियों का स्वैच्छिक गठन है, अर्थात जब भी आप देखेंगे सहकारी समिति आएंगी या फिर ग्राम पंचायत आएगा, ये सब गांधीवादी विचारधाराएं हैं। उसके बाद फिर अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में क्या है? इसमें देखिए अनुसूचित जात, चाहे SC हो चाहे ST हो या कोई भी कमजोर वर्ग हो, उसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय से या शोषण से उनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। यह अनुच्छेद 46 में है। तो देखिए, गांधी जी ये तो पहले से ही कहते चले आए हैं कि सबका बचाव होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। लेकिन अनुच्छेद 51, इसमें क्या है? अनुच्छेड 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का आविर्भाव करता है। इसलिए सही कथन क्या होगा? यह गांधीवादी विचारधारा से नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और आप लोग याद रखिए, इसको सेपरेट करके भी पूछा गया है कि कौन सा आर्टिकल जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहित करता है, तो वो है अनुच्छेद 51। चलिए
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का जो है परिचय पत्र कहा है? तो बताइए प्रस्तावना को किसने कहा? अच्छा ये बताइए प्रस्तावना सबसे पहले प्रस्तुत कौन करते हैं? तो देखिए प्रस्तावना जो है संविधान सभा में नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, नेहरू जी के द्वारा। अब इसको कहा कौन था? तो LN पालकीवाला जी ने, ये एक संवैधानिक विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा कहा गया था कि संविधान का जो है परिचय पत्र है प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट, फिर से कथन कारक का प्रश्न है, तो बताइए। कथन है, भारत को विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ कहा गया है। बताइए ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन जो है अभिकथन पूरी तरीके से सही है। देखिए भारतीय संघ जो है उसमें यह कथन समाहित है कि संघ सरकार जो है राज्यों को समाप्त कर सकती है। आपको पता ही होगा कि संसद चाहे तो राज्यों को समाप्त कर सकती है, लेकिन जो है राज्य कितना भी चाहें वो संघ को समाप्त नहीं कर सकते। इसीलिए ये कथन सही है कि भारत को विभक्त राज्यों का अविभक्त संघ कहा गया है। दूसरा है, देखिए संघीय सरकार नए राज्यों का निर्माण या उनकी सीमाओं में परिवर्तन संबंधित राज्यों की अनुमति के बिना नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। तो क्या ये बताइए ये कथन सही है? जी नहीं, ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आपका हम लोगों का संविधान में अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ये कहा गया है कि संसद अगर चाहे तो किसी की राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, उसके नाम में कुछ भी परिवर्तन वो करना चाहे तो वो उसमें कर सकती है बगैर राज्य की अनुमति लिए बगैर। तो इसलिए यहाँ क्या होगा? दूसरा तो गलत हो गया, और जैसे ही गलत होता है हम लोगों को पता है, हम लोगों का उत्तर मिल जाता है। सही जवाब क्या है? ए सही है, परंतु आर गलत, आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है असत्य है? मूल अधिकार असीमित नहीं है। तो बताइए क्या होगा? देखिए मूल अधिकार असीमित नहीं है, यह कथन है। देखिए मूल अधिकार का जो जिक्र है संविधान में 12 से लेके 35 आर्टिकल में दिया गया है, भाग 3 में। अब इसमें क्या है कि संविधान द्वारा जो है गारंटी एवं सुरक्षा प्राप्त है इन सभी आर्टिकल को। तो मूल अधिकार जो है यह असीमित नहीं है, यह कथन जो है सही है। दूसरा है, मूल अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है अमेंडमेंट संशोधन किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? संसद के द्वारा। तो यह जो हम लोगों का गलत है। असत्य कथन पूछा जा रहा है, असत्य जो है दूसरा है, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, परमादेश रिट निम्नलिखित में से किस एक के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? देखिए मूल अधिकारों का जब भी हनन होगा तो आप चाहे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं चाहे हाई कोर्ट, दोनों जगह पे आपको एक एक आर्टिकल मिलेंगे जहां से आपकी सुरक्षा होगी। पहला है सुप्रीम कोर्ट, इसमें आर्टिकल 32 के थ्रू, और हाई कोर्ट अगर है तो वहाँ पे 226 के थ्रू आपको सुरक्षा मिलेगी। वहाँ पे रिट जारी कर दिया जाएगा कि जो भी उसके विरुद्ध होगा। तो देखिए किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता पूछा गया है, तो परमादेश रिट जो है यह सार्वजनिक इकाई के विरुद्ध और अधीनस्थ न्यायालय और प्राधिकरण के विरुद्ध जो है जारी किया जाता है। नहीं किया जाएगा तो राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं किया जाएगा, उपराष्ट्रपति हों या फिर राज्यपाल हों उनके खिलाफ जो है यह जारी नहीं किया जाता है, या फिर कोई निजी व्यक्ति हो, एक व्यक्ति की बात हो, वहाँ पे भी जारी नहीं होता। चलिए नेक्स्ट है, सत्य कथन कथनों का चयन कीजिए। भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति जो है संसद में है। क्या ये कथन सही है? जी हाँ, यह कथन सही है, पहले ही हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट है, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद के 2/3 बहुमत से पास करना आवश्यक होता है। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, ये कथन गलत है। 2/3 बहुमत नहीं बल्कि जो है साधारण विधेयक से या साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। तो दूसरा जो है गलत है, सत्य कथन हमें बताना था। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? देखिए मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ है? संविधान के जो भाग है, भाग 4 में 4 में उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल की अगर बात की जाए तो आर्टिकल जो है 51 का है।
स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर यह जोड़ा गया था। टोटल इस समय जो है मूल कर्तव्य 11 हैं। अब इसमें से पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो देखिए सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, यह तो इसमें समाहित है। उसके बाद आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यह भी है। और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, यह भी है। स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण, यह इसमें समाहित नहीं है। यह कहाँ पे है, देखिए यह भी जो है आर्टिकल 48 का में समाहित किया गया है। और 48 का कहाँ पे है, यह डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व का। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संविधान का संघीय स्वरूप और संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा और कानून का शासन, उपरोक्त में से कौन सा जो है संविधान की मूल संरचना के तत्व हैं। देखिए जो है मूल संरचना की बात कहाँ की गई थी, केशवानंद भारतीवाद में। यह कब हुआ था, यह 1973 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है मूल जो है संरचना संविधान की, उसके ऊपर कुछ सिद्धांत दिए थे कि सरकार वैसे मौलिक अधिकार को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हों। यहाँ पे देखिए संविधान का संघीय स्वरूप और संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, कानून का शासन, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मूल संरचना के खिलाफ लग रहा हो। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। सब के सब जो है मूल संरचना के ही भाग लग रहे हैं। आपको बता दें संविधान में कहीं भी जो है मूल संरचना का जिक्र नहीं किया गया है, आप यह भी याद रखें। कहीं प्रश्न मिला था फंसाने के लिए, पूछा भी गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो बताइए कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए थे। एक था समाजवादी और 2 और शब्द थे, एक था अखंडता, आप लोग यहीं नोट कर लीजिए, अखंडता, और तीसरा था पंथ निरपेक्ष। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं। पहला कथन है भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है। क्या ये कथन सही है, जी हाँ, हम लोगों का जो है भारत संघीय सरकार की व्यवस्था के अधीन आता है। दूसरा है केंद्र तथा राज्यों के मध्य जो है समस्त शक्तियाँ विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय एवं न्यायिक विभाजित हैं। तो क्या ये कथन सही है, जी नहीं, ये कथन गलत है। और यह कथन सिर्फ एक शब्द की वजह से गलत हुआ, वो शब्द है न्यायिक। न्यायिक क्योंकि पता है न्याय के लिए जो है हम लोगों का एकल न्यायिक व्यवस्था अपनाया गया है। एकल न्यायिक है, एकल न्यायिक व्यवस्था यह है हम लोगों के संविधान में। यहाँ देखिए केंद्र और राज्यों के मध्य जो है विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसलिए दूसरा कथन जो है हम लोगों का गलत हो गया, सही पूछा गया है। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। तो बताइए वह कौन सा आर्टिकल है, अभी हाल ही का है, 104। कौन सा, 104वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट देखिए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या थी। तो बताइए कितनी थी, देखिए 26 जनवरी 1950 को जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, उस समय संविधान में मूल कर्तव्य का कोई स्थान ही नहीं था। तो क्या होगा, इसमें से कोई नहीं, या तो आप शून्य कह सकते हैं। देखिए जब संविधान लागू हुआ उस समय इसमें था नहीं, तो फिर इसमें अमेंड करके कब लाया गया, अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, यह हुआ था 1976 में। 1976 में तब कितने जोड़े गए थे, तब 10 जोड़े गए थे। और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं, प्रेजेंट टाइम में 11 हैं। एक कहाँ गया, एक जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। इस समय टुडे अभी जो है 11 टोटल मूल कर्तव्य हम लोगों के संविधान में हैं। तो इस प्रकार क्या होगा, सही जवाब तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और प्रेजेंट टाइम में पूछा गया तो 11 है। चलिए
नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो बताइए वह आर्टिकल कौन सा है? वह आर्टिकल है अनुच्छेद 49। आप लोग याद रखिए। देखिए आपको बता दें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के 36 से लेके 51 आर्टिकल तक हैं, सब के सब को आप रट जाइए, एकदम भूलिएगा मत, नहीं कोई बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ से मैच द फॉलोइंग के प्रश्न आते हैं। अनुच्छेद देखिए 29 क्या है? 29 में जो है अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बात की गई है। अल्पसंख्यक जो वर्ग होता है उनके मतलब उनके वास के लिए या फिर उनके संरक्षण के लिए, उनकी भाषा और लिपि को सुरक्षित रखने के लिए ये सब बातें की गई हैं। देखिए अनुच्छेद जो 46 है, 46 में जो बात की गई है वो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा और उनसे जो और संबंधित है वो चीज़ों से समाहित की गई है। अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा। फिर अनुच्छेद 48 का, यह हम लोगों ने पहले ही देखा, यह पर्यावरण से संबंधित है, पर्यावरण का अनुच्छेद है। तो जितने हैं सब महत्वपूर्ण हैं और लगभग सभी पूछे गए हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा, कोई भी मत छोड़िए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है, तो बताइए कैसी प्रकृति है? देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, आपको बता दें ये सकारात्मक लिखा गया है, सकारात्मक, और यहाँ पे जो है नकारात्मक है, और उसके बाद अंशतः सकारात्मक है, और सकारात्मक तथा गुण लिंक हुए नकारात्मक है। तो इस प्रकार जो है क्या होगा, यह जो है पूर्णतः सकारात्मक है। और आपको एक बात और फैक्ट के रूप में जानते रहिए, गैर न्यायोचित है, गैर जो है न्यायोचित है, अर्थात इसको जो है कोर्ट में जाके आप लागू नहीं करवा सकते। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से लिया गया है यह भी महत्वपूर्ण है, तो आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया है, यह भी आप लोग जानते रहिए। 36 से लेके 51 आर्टिकल तक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में निहित है? देखिए आर्टिकल 14 है, कौन सा है? आर्टिकल 14, इसे ही समानता का अधिकार कहते हैं। आपको बता दें यह आर्टिकल जो है वह जो भारतीय हैं उनके साथ भी जो गैर भारतीय हैं उनके लिए भी यह आर्टिकल काम करता है। तो यही जो है प्राकृतिक न्याय की अवधारणा इसमें समाहित की गई है। आप लोग इसे याद रखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं जो कन्फ्यूज करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का एक अंग नहीं है? देखिए क्या है यहाँ पे, मूल ढांचा की बात फिर से की जा रही है। बुनियादी ढांचे अर्थात क्या हुआ, मूल ढांचा। संविधान में देखिए इसका जिक्र है नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारतीवाद जो हुआ था 1973 में, उसी में जिक्र किया था। उसी के दम पे बार बार घुमा घुमा के प्रश्न कई बार बन रहे हैं। तो देखिए उसमें जो है संसदात्मक सरकार, विधि का शासन और पंथ निरपेक्ष, यह 3 के 3 को तो समाहित किया गया था। मौलिक अधिकार की बात वहाँ पे नहीं की गई थी। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी ढांचे। इसको जो है बेसिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, आप लोग याद रखिएगा, स्ट्रक्चर, क्योंकि हम लोगों को पता है कि यूपीपीएससी आयोग इसको ऐसे भी लिख सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है? अगर आपको कन्फ्यूजन हुआ तो वो तो बोलेंगे कि ये हिंदी है, ये किस प्रकार की हिंदी है, मैं नहीं समझ में आता। कई प्रश्न आप देखेंगे सिर्फ इसी के लपेटे में आ जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में निम्नलिखित में से किस एक बिंदु पर जो है समानता पाई जाती है? तो बताइए कौन सा ऐसा जिक्र है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिसमें जो है भारतीय और अमेरिकी संसद या अमेरिका का संविधान समान है? तो वो है केंद्र और राज्यों के विवाद सीधे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा देखना, यह जो है समानता पाई जाती है। और अंतर देखेंगे तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, यह क्या है? यह भारत है। अवशिष्ट शक्तियों का राज्यों के पास होना, यह क्या है? यह अमेरिका है। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस एक के लिए जो है लागू नहीं होता? तो बताइए। देखिए प्रस्तावना में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय हैं। और न्याय कौन कौन से हैं? तो एक है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। पद तथा अवसर की समानता के लिए वहाँ पे बात जो है न्याय के रूप में नहीं की गई है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट है, संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है, क्या यह कथन सही है? तो बताइए। देखिए यह कथन जो है पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा कोई भी ला सकते हैं संविधान संशोधन का विधेयक। दूसरा है, संशोधन के संबंध में दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान
होता है। क्या ये कथन सही है? जी नहीं, यह भी गलत है, क्योंकि अगर संयुक्त बैठक होगी तो आपको पता होगा लोकसभा में हमेशा जो है ज़्यादा संख्या होती है और लोकसभा जो चाहती है संयुक्त बैठक में उसी का परिणाम निकलता है। इसलिए असमानता हो जाने की वजह से राज्यसभा का उसमें डिसीजन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपको पता होगा राज्यसभा में सीटें कम होती है, लोकसभा में ज़्यादा होती है। अब संयुक्त बैठक होगी तो बहुमत से फैसला ले लिया जाएगा, तो बहुमत में आपको पता है जहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा है वो तो तुरंत एक ही तरफ जाएंगे। और लोकसभा में आपको पता होगा सरकार प्रत्यक्ष रूप से चुन के आती है, जिसकी सरकार चलती है वो वही होते हैं। तो संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें समाहित नहीं होता, बल्कि साधारण विधेयक पे ऐसा कार्य किया जा सकता है, संविधान संशोधन पे नहीं। तो दूसरा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया। सत्य कथन पूछा जा रहा है तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित है? तो आइए देखते हैं। पहला है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। बताइए यह किस आर्टिकल में है? यह आर्टिकल जो है 16 में है, और 16 आर्टिकल राज्य के नीति निदेशक नहीं है। आर्टिकल 36 से लेके 51 है। तो दूसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, यह तो 21 में है, यह भी नहीं होगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह किस में है? आर्टिकल 26 में, यह भी उसमें नहीं है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्यों के लिए समान वेतन संबंधी प्रावधान करना, यह किस में है? तो यह 39 का में है, 39 का में है। 39 का आपको पता होगा यह डीपीएसपी का भाग है, तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है सरकारी नौकरी में अवसर की समानता केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो जी हाँ सही है, क्योंकि विदेशी लोगों को अगर नौकरी देंगे भारत वालों को तो पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है नए राज्यों का निर्माण जो है संसद की शक्ति, क्या यह कथन जो है सही है? जी हाँ, यह भी सही है। नए राज्यों का निर्माण जो है संसद के पास ही उसकी शक्ति है। राज्यों के नाम में परिवर्तन राज्य विधानसभा की शक्ति, यह गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे भी किसकी शक्ति है? संसद की ही शक्ति होगी। तो यह जो हम लोगों का सही जवाब हो गया, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है, यह गलत है। इसमें कौन होगा? संसद। उसके बाद है कानून के समक्ष जो है समानता नागरिकों और गैर नागरिकों को प्राप्त है, दो के दोनों लोगों को, हम लोगों को पहले ही देखा आर्टिकल 14, दोनों लोगों को समान रूप से प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केंद्र में संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है करते हैं? कहाँ पे? केंद्र में संसदीय व्यवस्था। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है? देखिए आर्टिकल 74 और 75 दो के दोनों करते हैं। सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। देखिए संसदीय सरकार को ना कैबिनेट सरकार भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? कैबिनेट सरकार, या तो फिर इसे दूसरे शब्दों में कहे तो उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं, कौन कौन सी हैं? देखिए पहला है सामूहिक उत्तरदायित्व, क्या यह संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है? तो जी हाँ यह है। दूसरा है दोहरी सदस्यता, हाँ दोहरी सदस्यता मिलने से जो है संसदीय व्यवस्था का जो है विशेषता इससे झलकती है। तीसरा है नामित एवं वास्तविक कार्यपालिका, देखिए नामित और वास्तविक कार्यपालिका अगर रहेगी तभी तो संसदीय व्यवस्था चलेगी, क्योंकि आपको पता है कि संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का संसदीय स्वरूप पूरी तरह से डिफाइन होता है, और यह संविधान में पूरी तरह से जिक्र भी किया गया। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। तीन के तीनों समाहित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पहला है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, जी हाँ यह मैच है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण, सही है। देखिए अनुच्छेद 29 और 30 में जो है अल्पसंख्यक वर्गों की बात की गई। अनुच्छेद 27 जो है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए जो है करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता की गई है, तो यह कथन भी जो है सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 30 कुछ शिक्षा संस्थानों में जो है धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता की गई है, तो यह कथन जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही देखा कि यहाँ पे देखिए अल्पसंख्यक वर्ग जो है ये 29 में भी है और 30 में है। 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन चलाने का अधिकार रखते हैं। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यही मैच नहीं था। चलिए नेक्स्ट है कथन और कारण का प्रश्न है। कथन है आइबर जोनिंग्स ने संसदीय व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था कहा है, क्या ये कथन सही है? जी हाँ ये कथन सही है। दूसरा है संसदीय व्यवस्था में केंद्र
व्यवस्था में जो है शक्ति का केंद्र बिंदु जो है वह कैबिनेट ही होता है। यह भी सही है, एक दूसरे को डिफाइन भी कर रहा है, क्योंकि संसदीय व्यवस्था का मतलब ही ये हुआ कि कैबिनेट की सरकार बनेगी और कैबिनेट जो होगा वह कैबिनेट फैसला लेगा, वही ही संसदीय सरकार होती है। तो इस प्रकार क्या होगा, सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सही व्याख्या की गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए संविधान का आर्टिकल 22 अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 22 में 22 का भाग 4 या तो भाग उसका चौथा, आप मानिए चौथा खंड जो उसमें समाहित किया गया है, उसमें 7 प्रकार के जो है निवारक निरोध की बात की गई है। निवारक निरोध का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए। देखिए निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही रोकना, अर्थात वो अपराध नहीं किया है, हमको शंका है, पूरी तरह से पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को शंका है कि यह अपराध करने वाला है या तो कर देगा, तो उससे पहले उसे रोकना या गिरफ्तार कर लेने की बात की गई है। और व्यक्ति को अपराध करने से रोकना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। तो इसका क्या हो गया, इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकना है। तो यह कथन पूरी तरीके से सही है। दूसरा है सरकार इसके तहत जो है व्यक्ति को केवल अधिकतम 4 महीने तक अभिरक्षा के विरुद्ध कर सकती है। तो यह कथन गलत है, 4 नहीं होता, टोटल 3 महीने होते। तो यह गलत हो गया और पहला जो है सही है, हम लोगों से सही पूछा भी जा रहा है, तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है। बताइए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 3, 6, 8 भाग 20, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता नहीं है। देखिए ऊपर हम लोगों ने क्या देखा, संसदीय शासन प्रणाली, अब यहाँ पे जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आ गया और इसमें से कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो जो इसमें संसदीय व्यवस्था प्रणाली का होगा वह अध्यक्षात्मक का नहीं होगा। राष्ट्रपति की वास्तविक सत्ता होता है, जी हाँ यह कथन सही है। और आपको पता होगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राष्ट्रपति वास्तविक सत्ता होता है और यूएसए के राष्ट्रपति ही उनके पास ही सब कुछ पावर होती है, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखें तो। दूसरा है महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया जो है यह भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ होगा, संसदीय शासन प्रणाली में होगा, क्योंकि यहाँ पे संसद चलेगा, यहाँ पे जो संसद होंगे मंत्रीगण ही फैसले लेंगे और सब लोगों का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होता है। तो यही जो है क्या है, अध्यक्षात्मक न होकर बल्कि किसकी है, संसदीय शासन प्रणाली का एक प्रकार है। और चौथा जो है एकल कार्यपालिका, यह तो जो है उसमें जो है संसदीय अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है ही। तो जो नहीं था वो क्या था, सामूहिक उत्तरदायित्व। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो बताइए कौन सा आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल 47, आर्टिकल 47 में यह जिक्र किया गया है, राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जो है वो विभिन्न प्रकार के प्रयास करेगी। और साथ में यह भी कहा गया ना कि जैसे मादक पदार्थ, हानिकारक औषधियाँ, इन सबको भी बैन लगाएगी जिससे सबकी सेहत खराब ना हो। तो सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा जो है यह निर्धारित किया गया था कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है। देखिए यह कब हुआ था, बेरुबारी वाद में। कौन सा आर्टिकल था, मतलब कौन से सन में हुआ था, तो यह 1960 में, 1960 में यह जिक्र हुआ था बेरुवादी वाद में। ये क्या कहा गया था, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। लेकिन बाद में फिर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब केशवानंद भारती वाद हुआ, केशवानंद भारती वाद यह कब आया था, तो यह 1973 में आया था, हम लोगों को पहले से ही देख रहे हैं। इसमें जो है बाद में बताया गया कि जो उद्देशिका है वह संविधान का अभिन्न अंग है, क्योंकि जब भी कहीं डिफाइन करना होता किसी आर्टिकल को समझ में नहीं आता तो उद्देशिका की तरफ आप प्रखर करेंगे तो वहाँ से मिला के डिफाइन करके किसी भी आर्टिकल का उद्देश्य निकाला जा सकता है। तो ये बाद में जा है यह बताया था कि अंग है, आप लोग याद रखिएगा अंग है, यह केशवानंद भारतीवाद में हुआ था और पहले बेरुवाद में हुआ था कि उद्देशिका जो है अंग नहीं है। दोनों आप लोग याद रखिए।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता से है। देखिए, इसीलिए हमने पहले ही बोला था कि प्रस्तावना में जो है स्वतंत्रता की बात की गई है और न्याय की बात की गई है। चलिए याद करिए, मैं लिख रहा हूँ। विचार, अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, धर्म, उपासना। कितना हुआ? 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। न्याय कौन कौन सा था? अभी ऊपर ही हम लोगों ने देखा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और उसके बाद अगर समानता की बात की जाए, 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ये सभी फैक्ट आप लोग एकदम रट जाइए, एकदम मत भूलिए। टोटल कितने हुए? देखिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, टोटल 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए देखिए, स्वतंत्रता के अंदर आपको क्या देगा? आर्थिक देगा। कभी भी आप लोग याद रखिए, आर्थिक जो है स्वतंत्रता में नहीं है, बल्कि किस में है? न्याय में है। चलिए नेक्स्ट है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित हैं? बताइए। समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अभी ऊपर ही आप लोगों को पढ़ाया गया 39 का 39 का क्या कहता है? समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बात करता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यपाल जो राष्ट्रपति के लिए विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं, यह किस संविधान से लिया गया है? तो बताइए। देखिए, यह जो है कनाडा से लिया गया है। कहाँ से? कनाडा से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा सरकारी समितियों से संबंधित एक नया नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया? देखिए, यहाँ पे सरकारी समिति की जगह क्या होगा? सहकारी समिति होगा, सहकारी समिति। और यह जो है 97वां संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक नीति निर्देशक तत्व की मूल विशेषता नहीं है? अर्थात गलत कौन सा है, वह ढूंढना है हमको। देखिए, इसकी प्रकृति सकारात्मक होती है, यह तो सही है। दूसरा, ये समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं। क्या ये समुदाय कल्याण को प्रोत्साहित करते हैं? जी हाँ, करते हैं। फिर है, यह स्वतः लागू नहीं होते। देखिए, नीति निर्देशक तत्व है, स्वतः लागू नहीं होते मतलब अपने आप नहीं लागू होंगे, सरकार इनको समाहित करेगी अपनी योजनाओं में। आप जबरदस्ती नहीं लागू होगा, लेकिन सरकार अपनी योजनाओं में, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो क्या कहते हैं? बताते हैं कि सरकार को कैसे कानून बनाने चाहिए। यह कथन भी जो है एक तरीके से देखा जाए तो सही ही है। उसके बाद है, यह न्यायोचित होते हैं, तो यह गैर न्यायोचित होते हैं, न्यायोचित नहीं होते। अर्थात अगर इसमें से आपका कुछ हनन हो रहा है, डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल है उसमें आपको देखेंगे, अगर कुछ आपको 19-20 दिख रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस पर जो है गवर्नमेंट, आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि कोर्ट से ज़बरदस्ती उसे लागू करवा दे, क्योंकि लागू वो कोर्ट नहीं करा पाएगी, क्योंकि ये गैर न्यायोचित हैं, इनके ऊपर बाध्यता नहीं है सरकार के ऊपर इसको मानने के लिए। चलिए नेक्स्ट है, 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो बताइए कितनी थी? पहले देखिए 21 वर्ष थी, उसे घटा के 18 वर्ष किया गया, और 61वें संविधान संशोधन के बाद जो है 18 वर्ष कर दिया गया। और यह संविधान संशोधन हुआ कब था? तो यह 1988 में हुआ था। 1988-89 में पूरी तरह से लागू हो गया था। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के अंतर्गत जो है संघ एवं उसके क्षेत्र के संबंध में चर्चा की गई है? तो बताइए कौन सा आर्टिकल होगा? आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ के बारे में और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार जो है भारतीय संसद को प्राप्त है? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हैं बताइए। पहला देखिए, नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, तो भारतीय संसद को प्राप्त है। दूसरा है, राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम, तीनों वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, पॉलिटी के शब्दों में हमेशा वर्ड पे ध्यान दिया जाता है। क्षेत्र अर्थात सीमा हो गया, जो उनका कितना बड़ा क्षेत्र है। उसके बाद फिर सीमा हो गया, बॉर्डर की जो होता है, उसके नाम में परिवर्तन, तो तीनों जो है संसद कर सकती है। विधान परिषद एवं विधानसभा का गठन, यह संसद के अंतर्गत नहीं है।
या अनुच्छेद 3 के अंतर्गत यह नहीं है। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संघ को परम संघ पैरामाउंटेड जो है फेडरेशन किसने कहा था? तो बताइए, पैरामाउंट फेडरेशन किसके द्वारा कहा गया था भारतीय संघ को? तो भारतीय संघ को जो है पैरामाउंट फेडरेशन के संथानम के द्वारा कहा गया था। तो सही जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए साथियों, इस प्रकार 50 प्रश्नों की आज की श्रृंखला जो है हम लोगों ने समाप्त कर ली। आपके कितने सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यह वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है यह भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।